धन्यवाद करूंगा इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित होने के लिए। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता, मेरे आदर्श और मेरे पिताजी रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस समारोह के दिन से 5 जुलाई से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी और ये आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने हाजीपुर से करते हुए बिहार के अनेकों जिलों से होती हुई ये यात्रा गुजरी है। लगभग 22-23 जिले अभी तक इस यात्रा के माध्यम से हम लोग पूरे कर चुके हैं। आप सबके कैमरे साक्षी हैं या आप सबके सहयोगी पत्रकार जो विभिन्न और जिलों में हैं, जिस जिस जिले से ये यात्रा होकर गुजरी है, वो इस बात की गवाही देंगे या उनके कैमरे, उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोस इस बात की गवाही देंगे कि जो एक अपार जन समर्थन इस आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है। ईमानदारी से इससे पहले हम लोगों ने भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा की थी, बिहार बचाओ यात्रा की थी, पर जिस तरीके से इस आशीर्वाद यात्रा को लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, अगर मैं कोई बड़े शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप लोग टोकिएगा मुझे, एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है इस यात्रा के साथ। जहां जहां से भी ये यात्रा जा रही है, भारी संख्या में युवा हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, भारी संख्या में अपना आशीर्वाद देने के लिए। इससे पहले बहुत कम मैंने ऐसा देखा था कि महिलाएं इस तरीके से सड़क पर पूजा की थाली, आरती की थाली लेकर और जिस ममता के साथ वो मुझे गले लगाकर आशीर्वाद देती हैं, ये तमाम बातें मेरे मनोबल को और ज़्यादा बढ़ाती हैं कि भैया जिस कामना में मैं आया था, जिस आशीर्वाद की चाह में मैं आया था, वो भरपूर मुझे मिल रहा है। और भले वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। और मैं भी बार बार मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी लड़ाई 12 करोड़ बिहार वासियों के बेहतर भविष्य की है। मेरी लड़ाई किसी जाति विशेष, धर्म विशेष की नहीं है। मेरी लड़ाई 12 करोड़ बिहार वासियों के बेहतर भविष्य की है। पिछले 15 साल से बिहार में जो सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूँ। मैंने निरंतरता में उनकी नीतियों का विरोध किया, आज भी उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास कोई ऐसी नीति है जिसकी वजह से बिहार का विकास हो सकता है। मैं नहीं मानता कि भैया 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। मैं नहीं मानता कि नली गली बनाने से, हर घर नल का जल पहुंचाने से बिहार का विकास हो सकता है। ये तमाम बातें तो 15 साल में हो जानी चाहिए थी। अभी तक ये कार्य हुए क्यों नहीं, ये सवाल होने चाहिए। 15 साल से आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर 15 साल में अगर आप नली गली नहीं बना पाए, अगर 15 साल में आप बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बेहतर शिक्षा सेवा, रोजगार आप उत्पन्न नहीं कर पाए, तो किस काम के आप मुख्यमंत्री? जो मुख्यमंत्री अपने कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली जाता हो चार्टर फ्लाइट से, तो सोचिए उन्होंने हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य की क्या हालत करके रखी होगी। कोई और बुजुर्ग दंपति यहाँ पर अगर किसी गांव में अगर उनको इलाज कराना हो मोतियाबिंद का, तो कौन देगा उनको चार्टर फ्लाइट 1000 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए? इन्होंने अपनी विकास गाथा में एक ऐसा अस्पताल, एक ऐसा डॉक्टर नहीं बनाया जो मुख्यमंत्री का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दे। वहीं शिक्षा की भी उतनी बदहाल स्थिति है। आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है शिक्षा के लिए। क्यों? और कोटा के हालात जानिए, आप सब जानकार लोग हैं, आप सब जानते हैं कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था भैया हम लोग पटना में नहीं दे सकते, बिहार में नहीं दे सकते, आरा बक्सर में नहीं दे सकते? क्यों हम लोग बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोग एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्यान नहीं है इस तरह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2005 में पहली बार जब मुख्यमंत्री बनकर आए थे, तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि बिहार से बाहर जितने लोग गए हैं पलायन कर कर, उनको मैं वापस अपने प्रदेश में लेके आऊं। क्या किया आपने 15 सालों में कि बिहारी वापस आए? और ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं कि वापस आना तो दूर की बात है, पलायन में और ज्यादा वृद्धि हुई है। शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई मुंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। सिर्फ बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही तय करने की जरूरत है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव में खुलेआम ये कहता हो कि भैया बिहार में रोजगार नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि बिहार वाटर लॉक्ड है। तो भैया गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, महाराष्ट्र से लेके कितने ऐसे राज्य हैं जो वाटर लॉक्ड हैं?
और उन्हीं राज्यों में बिहारी जाते हैं काम करने। अगर वहां जाकर काम कर सकते हैं तो हमारे प्रदेश में आप रोजगार के अवसर क्यों नहीं दे सकते? और जब आप एक तरफ कहते हैं, विरोधाभास देखिए इन लोगों में, एक तरफ बोलते हैं कि भैया रोजगार नहीं उत्पन्न हो सकता, दूसरी तरफ चुनावी जुमला कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। पिछले 8 महीने में बताइए ना कितने लाख दे दिया आपने? लाख छोड़ दीजिए, कुछ हजार ही दिया हो तो वो भी बता दीजिए। पर यहाँ रोजगार देना, नए रोजगार देना तो अलग बात है, जो बैकलॉग है ये उसको भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कितनी ऐसी सरकारी वैकेंसीज हैं, लगभग 4.5 सवा 4 4.5 लाख के करीब ऐसी सरकारी वैकेंसीज हैं जिसको सरकार पूरा नहीं करती, उसको भर्ती नहीं है। अब अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है, बीएड के शिक्षक जाते हैं उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। छात्र, बिहार अनोखा ऐसा प्रदेश है जहां पे 3 साल का कोर्स 4 5 साल तक उसका रिजल्ट नहीं आता। कौन जिम्मेदार है इसका? इसीलिए आज की तारीख में जिस तरीके से ये जन सैलाब उभर कर आ रहा है, ये एक बात को स्पष्ट करता है कि लोगों का अटूट विश्वास आज की तारीख में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ता जा रहा है। मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अंतिम सपना जो संकल्प के तौर पर मुझे देकर गए थे, मुझे खुशी है कि आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट घर घर पर पहुंच रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अगर आप विजन डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, शायद ही बिहार की कोई ऐसी समस्या होगी जिसका हम लोगों ने उसमें जिक्र नहीं किया, जिसका समाधान हम लोगों ने नहीं दिया। रोजगार की बात है, मैं आपको समाधान देता हूं भैया, रोजगार के अवसर यहां पर उत्पन्न करने सबसे पहले निवेशकों को बुलाइए। गुजरात में जैसे समिट होता है, इन्वेस्टर समिट होता है, वाइब्रेंट गुजरात के नाम से होता है, मध्य प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, कौन सा राज्य है जो कि नहीं करता इस तरीके के समिट? आखिरी बार मुख्यमंत्री ने निवेशकों को कब बुलाया, किसी को नहीं पता। आप इनवाइट कीजिए, आप उन्हें सुविधाएं दीजिए, सबसे पहले उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी दीजिए कि भैया आप यहाँ पर आकर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे तो आपको यहाँ पर राज्य सरकार सुरक्षा देगी। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस बनाइए। इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है निवेशकों की जब तक यहाँ पे अलग अलग विभागों से उनको क्लियरेंसेस मिलते हैं। लैंड रिफॉर्म्स बदलने की जरूरत है, ये तमाम चीजें करने की जरूरत है, तब जाकर आईटी सेक्टर, एमएनसीज हमारे प्रदेश में आ सकते हैं, जिसके बारे में राज्य सरकार कोई बात करना जरूरी नहीं समझती। राज्य सरकार को सिर्फ अपनी जाति व्यवस्था के ऊपर चिंता है, उनके जातीय समीकरण के ऊपर। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इतना समय तो इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बिताया जितना समय इन्होंने अपने जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में बिताया। कभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मजाक बना के रखा हुआ है, कभी ये समीकरण, कभी वो समीकरण। तो भैया जो बिहार में जो बदहाल स्थिति है उसकी चिंता कौन करेगा? बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं, हर साल बाढ़ आती है भैया, कौन सी नई बात है? ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी है, अगले साल फिर इस वक्त बाढ़ आएगी। मैं आज से घोषणा करके जाता हूं, जबकि मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं। पर उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने सुझाव दिया कि भैया नदियों को जोड़ने की योजना पे काम करें। बिहार का आधा हिस्सा जो बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा सुखाड़ से प्रभावित रहता है, कैनाल्स बनाइए, डाइवर्ट कीजिए पानी को ऐसी जगह पर जो कि जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ से सुखाड़ के इलाके में लेके जाइए। सिंचाई की व्यवस्था भी इससे बेहतर होगी। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, हमारे किसानों को इससे सहूलियत मिलेगी। पर इन विषय पर ध्यान ही नहीं है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ जात पात धर्म मजहब में उलझे रहते हैं कि मैं दलित को महादलित कैसे करूं, पिछड़ा को अति पिछड़ा कैसे करूं, अगड़ा पिछड़ा के बीच में मैं लड़ाई कैसे लड़ाऊं। सिर्फ ये ध्यान रहता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। और सिर्फ चुनावी घोषणाएं उनसे करवा लीजिए। चुनाव के वक्त वो घोषणा करते हैं कि किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो भैया हम लोग उनको सरकारी नौकरी देंगे। आज कितने ऐसे परिवार हैं जहां पर हत्याएं हुई हैं? एक परिवार बता दीजिए जिसको सरकारी नौकरी मिली हो। अभी आते वक्त यहाँ नेहरू नगर में दलित परिवार के लोग थे, गरीब परिवार के लोग थे, उनका घर तोड़ दिया गया। जब चुनाव आते हैं तो आप घोषणाएं करते हैं कि भैया महादलितों को हम लोग 3 डिसमिल जमीन देंगे, विभिन्न तरीके की घोषणाएं आपके सामने आती है, ये जमीन देंगे, ये नौकरी देंगे। पर उसके बाद जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इस तरीके से उनके घर तोड़े जाते हैं। बुजुर्ग महिलाएं हैं वहां पर, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई जब तक आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते कैसे आप उनका घर तोड़ सकते हैं? आप उनको पहले विकल्प तो दीजिए कि आपको यहां से हम लोग स्थापित कर रहे हैं इस जगह पर आप आते हैं सीधा बुलडोजर उठाते हैं, क्योंकि सरकार आपकी, आप जो चाहेंगे आप करेंगे। तो जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों का नहीं है, जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के गरीबों के हक की बात नहीं करता, उनको उनका हक अधिकार नहीं देता, वो मुख्यमंत्री। और यही कारण था कि पिछले चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तीसरे नंबर की पार्टी बनकर वो रह गए थे। और उसके बाद आने वाले समय में आप देखिएगा जिस तरीके से इस यात्रा में
जहां एक तरफ मुझे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के प्रति लोगों का जुड़ाव दिखता है, वहीं दूसरी तरफ मुझे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से लोग नफरत करते हैं, वो आक्रोश मुझे दिखता है। बेरोजगारी आज की तारीख में इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर मुख्यमंत्री पूरी तरीके से खामोश रहते हैं। दूसरे प्रदेशों में लोग जाएं, वहां पर लाठियां खाएं, पिटे, कुछ करें, मुख्यमंत्री को उससे कुछ लेना देना नहीं। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, पूछिए किसी से भी कि भैया क्या बिना घूस दिए कोई काम होता है? बिना घूस दिए एक काम नहीं है बिहार में जो होता हो। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, जीरो टॉलरेंस है क्राइम के लिए। आए दिन बिहार में हत्याएं होती हैं और इनका जीरो टॉलरेंस है क्राइम के लिए। शराबबंदी की ये बात करते हैं, खुलेआम शराब मिलती है। तो इन तमाम बातों पर जब प्रदेश का नेतृत्व, प्रदेश का मुखिया ही आंख मूंदकर अगर बैठ जाए, तो उसके बाद जनता ही जागती है। और जिस तरीके से जनता का जन सैलाब आ रहा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और अगले मध्यावधि चुनाव परिणामों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर आएगी, ये मेरा विश्वास है। अब इसके बाद अगर आप लोगों को एक मजदूर मर गया, क्या कहेंगे इस पर? भाई, जो मरे उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति तो मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। पर बिल्डिंग का गिर जाना, ये भ्रष्टाचार, ये इन्हीं सब बातों की मैं बात कर रहा हूं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? किस तरीके की सोचिए मिलावट की गई होगी उस भवन के निर्माण में कि वो बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो जाती है, एक मजदूर की दब के उसके नीचे मौत हो जाती है। तो ये अपने में दर्शाता है ना कि भैया आप मिलावट कर रहे हैं तो किस तरीके की मिलावट कर रहे हैं। आप पानी में दूध की बूंदें मिला रहे हैं कि आप दूध में कुछ पानी मिला रहे हैं? और ये मुख्यमंत्री की आंख के नीचे, नाक के नीचे सब हो रहा है और वो खामोश रहते हैं इन तमाम चीजों पर। पटना में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2005 से पहले, पत्रकारों से हाथ जोड़कर कहा है कि 2005 से पहले का सीन दिखाइए, कितनी बुरी स्थिति थी, आज कितनी अच्छी है। भाई, मैं आज की तारीख में ये जितने नौजवान खड़े हैं जिनकी आयु 25 वर्ष होगी, 28 वर्ष होगी, 30 वर्ष होगी, वो 15 साल पहले 15 साल के थे या 10 साल के थे। भाई, हमको नहीं लेना देना, मुझे खुद नहीं लेना देना है कि 15 साल पहले बिहार में क्या होता था, नहीं होता था। मुख्यमंत्री जो बार बार कहते हैं कि जाके अपने बाप दादा से पूछो, बाप दादा से पूछो, भैया हमको नहीं लेना देना इस बात से। हमको आप आज का बताइए ना, हमारे भविष्य का बताइए। मैं खुद युवा हूं, मुझे बताइए ना कि मेरे प्रदेश में, बिहार में आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं मुख्यमंत्री होने के नाते। 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, कब तक आप डर दिखाते रहेंगे 15 साल पहले का और उसके बनिस्बत अपने आप को बेहतर दिखाते रहेंगे? आप आज बताइए ना, 5 उपलब्धियां बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 15 साल के कार्यकाल में। मैं 5 साल की भी बात नहीं करता, 15 साल के कार्यकाल में अपनी 5 उपलब्धियां बता दें। सड़कों की हालत देखिए, जर्जर हो रखी है। कहीं पर भी चले जाइए, प्रधानमंत्री कहते हैं जहां बीमार वहां उपचार। बिहार में संभव है जहां बीमार वहां उपचार? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाइए, बीपी तक जांचने की मशीन नहीं होती वहां पे। भाजपा को लेकर के आपका सॉफ्ट कॉर्नर देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आपकी सभाओं में सॉफ्ट कॉर्नर देखा जा रहा है, क्या संकेत माना जाए? भाई, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ बिहारियों के लिए है, इस बात को मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं। मेरी लड़ाई 12 करोड़ बिहारियों के सम्मान की है, उनके गौरव की है, बिहारी अस्मिता की है। बिहारी शब्द को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गाली बना दिया। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर एक जगह युवा बिहारी और बिहारी मैंने बोलना इसलिए शुरू किया क्योंकि दूसरे प्रदेशों में जाइए, बिहारी बोलकर आपके ऊपर लाठियां चलाई जाती है। उस वक्त नहीं देखा जाता कि अपर कास्ट का बिहारी है, मुस्लिम बिहारी है, दलित बिहारी है, पिछड़ा बिहारी है, कौन सा बिहारी है। इस शब्द की गरिमा को उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर किसी पार्टी, किसी के प्रति नहीं है। मेरा सॉफ्ट कॉर्नर, मैं बस नैरेटिव को नहीं बदलने देना चाहता हूँ। ये लोग चाहते हैं कि नैरेटिव बदले, मैं विभिन्न और पार्टियों के ऊपर भी, मैं क्यों करूं भैया बताइए ना, जब पूरा नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में है। और ये आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली, वो अकेले और उनके मुट्ठी भर अधिकारी, बस यही लोग पूरी सरकार चलाते हैं, पूरा बिहार चलाते हैं। तो भैया इन लोगों के मैं किसी दूसरे के ऊपर मैं उंगली उठाऊं जब पूरी जवाबदेही, जिम्मेदारी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। भाई, मैं तो दूध का जला हुआ हूं, मेरे साथ तो जो हुआ है, अब इसके बाद तो मैं क्या ही परिवारवाद की बात करूं। पर हाँ, काबिलियत को, हुनर को मौका मिलना चाहिए और काबिलियत छुपाई छुपती नहीं है, इस बात का मैं पक्षधर हूँ। भाई, मैं चाहता हूं कि महिलाएं आगे आएं और मैं एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूं इस बात की।
अपनी पार्टी के साथ भी महिलाओं को जोड़ने की, अपने संगठन में भी प्रमुखता से महिलाओं को आगे लाने की, और साथ में मुझे विश्वास मेरा और ज़्यादा तब बढ़ा जब इस यात्रा के दौरान मुझे भारी संख्या में माताएं, महिलाएं, उन्होंने आशीर्वाद दिया। वो जब सामने आई तो ये मेरी एक ईमानदार कोशिश है, ये नहीं पहल मैं अपनी पार्टी में करना चाह रहा हूँ, राजनीति में करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे एक राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे लेकर आए, उसका मैं एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ। विकल्प के रूप में आप कैसे आएंगे, आपकी पार्टी कैसे? भाई विकल्प के रूप में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ना चिराग पासवान, ना कोई पार्टी, ना कोई चेहरा। मैं सिर्फ अपने विजन डॉक्यूमेंट को सामने रखना चाहता हूँ। आप मेरा विजन डॉक्यूमेंट पढ़िए, आप मुझसे बिहार की कोई भी समस्या के बारे में जिक्र करें। मैंने तो यहाँ तक भी जिक्र किया कि भैया एक प्रवासी मंत्रालय हमारे प्रदेश में होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बिहारी दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, और जब वहाँ पर उनकी हत्या कर दी जाती है या उनको पीटा जाता है तो उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। तो मैंने तमाम इन विषयों का जिक्र अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में वही विकल्प के तौर पर सामने होगा। नहीं देखिए, ये अशोभनीय है इस बात की। देखिए, सार्वजनिक स्थान की, सार्वजनिक जगह की मर्यादा का पालन हर किसी को करना चाहिए। आप अपने घर में जैसे रहना चाहें भैया, आप स्वतंत्र आप रहिए, पर जब आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हैं, जहाँ पर महिलाएं हैं, जहाँ पर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वहाँ पर अगर आप सार्वजनिक स्थान की मर्यादा का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार दर्शाता है। ये सत्ता पक्ष के विधायक होने का अहंकार है, या मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा वाली मानसिकता है, जिसकी वजह से विधायक जी ने इस तरीके की हरकत की। इससे बदनाम बिहार होता है। मेरी चिंता इस बात को लेकर है। जब ऐसी तस्वीरें देश भर में जाती हैं तो बदनामी बिहार की होती है।